नमस्कार, मैं प्रियंका गहलोत, प्रिया कुमार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। लेखन का सफ़र की इस नई कड़ी में और आज सुबह-सुबह सर्दियों की मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि कुछ लोग हमसे जुड़े होंगे क्योंकि मोस्टली ये कार्यक्रम जो है वो शाम के समय में होता है। हम आपसे शाम के समय में 5 या 6 बजे जुड़ते हैं। लेकिन चूँकि आज हमारे साथ जो रचनाकार जुड़ने वाले हैं, वो एक टीचर हैं, अध्यापक हैं और उनका कार्यक्षेत्र जो है वो सुबह से शुरू होकर दोपहर बाद तक रहता है। और बल्कि मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, वो शाम के समय तक बिज़ी रहते हैं, तो इसी वजह से हमने इस कार्यक्रम को आज सुबह के समय पर आयोजित किया है। तो आप सभी के साथ आज मैं एक नई किताब, बहुत शानदार किताब है, बहुत ही सुंदर किताब है, बहुत सुंदर उसमें कविताएँ हैं, गज़लें हैं, आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। तो माँ शारदे का ध्यान करते हुए और आप सभी को सुप्रभात कहते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे जिस पुस्तक पर, उसका नाम है गुदड़ी की तुरपाई। ये पुस्तक है शेखर मीणा जी की, जो कि एक अध्यापक हैं और नई दिल्ली में कार्यरत हैं। हम उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन जैसा कि लेखन का सफ़र कार्यक्रम की एक परिवर्तन के साथ हम आपसे मिलते हैं हर बार कि हम राइटर के पाठकों के साथ भी बातचीत करते हैं, उनके रिव्यू लेते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं पाठकों की तरफ। आज हमसे शेखर जी के पाठकों के रूप में जुड़ रहे हैं झालवाड़ राजस्थान से राजेश कुमार जी, जयपुर राजस्थान से राहुल गुप्ता जी, नई दिल्ली से राहुल आरेज जी और अयोध्या से सिद्धेश वर्मा जी। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि ये सभी शेखर जी की तरह ही अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपना बहुमूल्य समय, क्योंकि एक अध्यापक का समय जो है बहुत ज्यादा बहुमूल्य होता है। उस समय में से थोड़ा सा समय आज निकाल कर शिखर जी की पुस्तक के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। राहुल जी नमस्कार और राहुल गुप्ता जी आपको भी नमस्कार, आप दोनों का स्वागत करती हूँ। अभी बाकी के 2 रचनाकार शायद अभी हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, मैं टेक्निकल टीम से निवेदन करूँगी कि जैसे ही वो जुड़ जाए, तो कृपया करके उन्हें स्क्रीन पर जोड़ दें। चलिए मैं आपको सबसे पहले लिए चलती हूँ राहुल आरेज जी की तरफ और हम उनसे जानते हैं कि वो शेखर जी को किस तरह से मिले और गुदड़ी की तुरपाई पर उनकी क्या राय है? जी, राहुल जी। मैम नमस्कार। और इमेज नहीं आ पा रही है, वीडियो नहीं आ पा रही है। थोड़ी क्षमा माफी। जी, 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 शेखर सर नेटवर्क से की दिक्कत हो मिलना सकती है, कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है। जी, कहें। शेखर सर से मिलना, मेरा दिल्ली में आना और शेखर सर जहाँ मैंने एज ए टीचर काम चालू किया था, पढ़ाना चालू किया, तो पीछे वाले स्कूल में ही सर पढ़ाते हैं। वहीं आज भी वहीं है, उसी स्कूल में है। और शेखर सर से मुलाकात होती है वहीं पे और उसके बाद शेखर सर से जुड़ते हैं। शेखर सर की रचनाएं शायद मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ और मेरे लिए भी प्रेरणा है। हमेशा मैं उनकी रचनाएं पढ़ता हूँ। व्यक्तिगत तौर पे तो जानता ही हूँ, लेकिन साहित्यिक रूप में जो शब्दों का चयन है, जो मार्मिकता है, जो जी, जो एक कवि हृदय में होनी चाहिए बिना आडंबर के, वो शेखर सर के गूदड़ी की तिरपाई की आप कोई भी कविता उठा लीजिए या फेसबुक पेज पे इनका जो है उन पे से कोई कविता उठा लीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये शब्द आडंबर प्रसिद्धि के लिए लिखी गई है या दो बाह बाह सुनने के लिखी गई है। जी, हाँ, क्या अपनेपन का जो एहसास है, जहाँ तक गूदड़ी की तरपाई में इनके द्वारा जो शब्द बुने गए हैं, एक माँ और बेटे के जो प्रेम की जो अभिलाषाएं होती हैं, पिता पिता या पुत्र की जो अभिलाषाएं होती हैं, और शेखर सर हुए या मैं हुआ, तो हम दोनों एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हमारे शब्दों में वो किसानी का दर्द, वो गांव का दर्द, गांव से दूर रहने का दर्द हमारी कविताओं में हमेशा आता है। वो जुड़ाव दिल्ली में जी, रहकर भी हमें हमेशा गांव खींचे जाता है। गूदड़ी अपने आप में एक माँ होती है। जब बच्चा होता है, सर ने लिखा है, तो मैं गूदड़ी की तरपाई जो शीर्षक है उस पर थोड़ी सी अपनी बात रख देता हूँ कि जी, जो गूदड़ी होती है, जब छोटा बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, तो उसके नीचे माँ बिछाती है, उसको बिछाती है, उस पर लेटाती है। अगर वो गीली हो जाती है तो खुद गीले में सो जाती है और उसको अपने बच्चे को सुलाती है। तो वो गूदड़ी है, उसमें जो माँ के द्वारा प्रेम और अपनत्व से जो धागे बुने जाते हैं,
वो फट भी जाती है, उधड़ भी जाती है, फिर भी माँ उसको सिल देती है। ऐसे ही हम बच्चे होकर, एक कच्चे गढ़े होकर माँ हमारे जीवन को संवारती है। उन शब्दों को आप शेखर सर की हर कविता में देख लोगे। जी। हाँ जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, राहुल जी, और बहुत सुंदर प्रतिक्रिया आपने दी है और ये बात से मैं सहमत भी हूँ क्योंकि बहुत किताबें मेरे पास आती हैं, लेकिन कोई किताब ऐसी भी होती है, कोई रचना ऐसी होती है जो आपके मन में छाप छोड़ जाती है। तो इस पुस्तक की यही शीर्षक वाली किताब जो कविता है, गुदड़ी की तुरपाई, ये कविता जो है ये भी बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत जी, कविता जी, है जी, और जी, बिल्कुल। हर भाव को इन्होंने पिरोने का जो एक प्रयास किया है और जैसा कि आपने कहा कि सर इनका सर जुड़ाव ने अपने गाँव के सर प्रति। ने सर ने बोला है कि 8 साल एक जी, साहित्यिक लेखक आज की प्रसिद्धि पाने की, और कि उसमें 8 साल इंतजार करना बहुत जी, बड़ी चीज होती है। अपनी एक एक कविता में से बेस्ट कविताएं चुनना, अच्छी अच्छे जी, आप इन क्षणों में लिखी हैं, उनमें से भी हम खुद लिखना लिखना आजकल लिखना तो एआई का कमाल हो गया है मैडम। जी। कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक लेखन है सर के लेखन में दिखता है मुझे तो। नहीं बिल्कुल आपने कहा और 8 साल, 10 साल ये साधना होती है और कला ये कोई भी साधना हो, चाहे वो लेखन कला हो, वो बिल्कुल साधना माँगती है। बिल्कुल वो एक एक आपकी बूंद कला बूंद साधना से से ही सिद्ध होती है। जी, एक 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 बूंद से सिंचित करके जो ये पौधा बना है, गुदड़ी की तरफाई जो रचना है सर की, और बेस्ट सेलर भी रही है अमेजोन पे, जब प्रकाशित हुई थी कुछ सप्ताह के लिए। और सब लोगों का, ये नहीं कि राजस्थान से, पूरे भारत से लोगों का प्यार सर को मिला है इस रचना पे। ये पुस्तक के बारे में हम आगे खुद शेखर जी से ही बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस बहुत प्यारी सी पुस्तक को बनाने के पीछे उनका लेखन का सफर क्या रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया राहुल जी और मैं निवेदन करूँगी टेक्निकल टीम से कि यदि और पाठक भी जुड़े हुए हैं तो कृपया उन्हें स्क्रीन पर जोड़ दीजिए। और राहुल आरएस जी आप कार्यक्रम में बने रहिए या जी यदि आप इच्छुक हों क्योंकि आपका नेटवर्क मुझे लग रहा है दिक्कत है, तो चाहे तो आप लीव भी कर सकते हैं। और जी मैडम। हमारे साथ और जो पाठक के रूप में जुड़े हैं वो हैं राजेश कुमार जी, राहुल गुप्ता जी और हृदेश वर्मा जी। यदि आप सभी हैं, तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि वो जुड़ जाएँ स्क्रीन पर, नहीं तो फिर हम सीधे शिखर जी की तरफ चलेंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि नेटवर्क की शायद आज दिक्कत है। तो चलिए, जब तक पाठकगण हमसे जुड़ते हैं, मैं कार्यक्रम को तो नहीं रोक सकती हूँ, तो बिना देर किए मैं आप सभी को ले चलती हूँ सीधे शेखर मीना जी की तरफ और उन्हीं की पंक्तियों के साथ उन्हें मंच पर आवाज़ देती हूँ। आप कहते हैं कि रात के तन्हा आलम को झुठलाने आते हैं, ये रात के तन्हा आलम को झुठलाने आते हैं, ये तारे मुझसे बतियाने, सिरहाने आते हैं। यूँ तो जीवन की पोथी होती सबके पास, जीते हैं वो जिनको जीने के माने आते हैं। जीते हैं वो लोग जिनको जीने के माने आते हैं। तो आइए हार्दिक स्वागत करते हैं शेखर मीना जी का। नमस्कार शेखर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार और मेरे फ्लोरेंट पब्लिकेशंस के चेतना मंच के सभी पाठकों का, सभी सदस्यों का, सभी परिवारजनों का उनको मेरा प्रणाम, सुप्रभात। और अभी लाइव देख रहे सभी हमारी लोगों का सुप्रभात, उनको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले प्रूडेंट पब्लिकेशन और चेतना मंच की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई हो। गुदड़ी की तुरपाई के लिए बहुत प्यारी पुस्तक है, बहुत सुंदर भाव और बहुत सुंदर कविताएँ और नज़्म आपने इसमें लिखी हैं, जिन्हें पढ़ते हुए जो है खुद ब खुद मन ठहरने को करता है कि कई बार उन पंक्तियों को मैं पढ़ती हूँ, जो पंक्तियाँ मैंने अभी पढ़ी हैं, ये पंक्तियाँ भी उनमें से एक है, जो कि मेरी पसंदीदा पंक्तियाँ बनी हैं, जिन्हें मैंने आपके स्वागत में पढ़ा है। तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको सर और बहुत सुंदर और एक अध्यापक के तौर पर आप कार्यरत हैं, उसके लिए भी आपको बधाई हो क्योंकि आप हमारे नई आने वाली पीढ़ी को जो है एक आकार दे रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षक ही वो कुम्हार होता है, जो नई पीढ़ी को आकार देता है, सही दिशा निर्देश देता है, तो उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँ सर। बिल्कुल मैम, मैं इसके लिए तैयार हूँ, कार्यक्रम को हम आगे ले जा सकते हैं। तो शेखर जी एक छोटा-सा परिचय तो मैंने दिया था, लेकिन फिर भी एक परिचय होता है, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये प्रश्न आपसे औपचारिकता के तौर पर कर रही हूँ कि आप अपना परिचय, आपकी शिक्षा, आपकी परवरिश कहाँ से हुई और यदि आप स्वयं को परिभाषित करेंगे, तो किस तरह करेंगे? ये जानने की इच्छुक हूँ। जी शेखर जी।
मैम, मेरा जन्म है वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में हुआ। शेखावाटी क्षेत्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, सीकर डिस्ट्रिक्ट। और सीकर डिस्ट्रिक्ट में अभी वो डिस्ट्रिक्ट बदल गया है हमारा, अभी नीमका थाना हो गया है। पहले जब मेरा जन्म हुआ था तो हम सीकर डिस्ट्रिक्ट में थे, वहाँ श्री माधोपुर नाम की एक तहसील है, उसमें मेरा जन्म हुआ। वहाँ पे एक कस्बाई लड़का हूँ मैं। और मेरे पिताजी एक हम मैं वैसे सामान्य से परिवार से आता हूँ। पिताजी अध्यापक थे, अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और माता गृहिणी थी। और तो हमारे परिवार में एक शिक्षा का माहौल प्रारंभ से ही रहा है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में सभी लोग अध्यापक रहे हैं। दादाजी से लेके पिताजी से लेके बड़ी मम्मी, बाकी सिस्टर वगैरह सभी अध्यापक फैमिली है। तो शिक्षा का असर हम पे बहुत बेहतरीन रहा है। और एक इसी वजह से हमारी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा बड़े ही अनुशासन में हुई है। वहीं से उच्च माध्यमिक शिक्षा तक मैंने वहीं अपने श्री माधोपुर में 12वीं कक्षा तक वहाँ पढ़ाई की है। 10वीं कक्षा तक मैंने एक पब्लिक स्कूल में एजुकेशन लिए। और 11वीं 12वीं क्लास मैंने वहाँ एक सरकारी विद्यालय से वहाँ मैंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। तो पिताजी काफी सख्त मिजाज के थे, क्योंकि वो खुद भी एक अध्यापक थे और इंग्लिश के अध्यापक थे। तो सख्त मिजाजी के और उनके अनुशासन में हमारा पलना बढ़ना हुआ। माता बेहद सकारात्मक थी जीवन के प्रति और काफी साधारण स्वभाव की थी। और तो एक तरफ से सख्त स्वभाव, एक तरफ से बिल्कुल पोलाइट बिहेवियर, हमें दोनों के बीच में पलने का मौका मिला। और अगर मैं अपने आप को परिभाषित करना चाहूंगा और अपने आप को परिचित करवाना चाहूँ तो मैं क्या हूँ और मैं अपने आप को किस तरीके से देखता हूँ, कि एक मेरी इसी किताब में कुछ लाइन्स हैं कि सब समझे इतना सरल लिखा जाए, सब समझे इतना सरल लिखा जाए, जिंदगी का अर्थ असल लिखा जाए, जिससे पहुंचा माने पसीना अपने ललाट का, जिससे पहुंचा माने पसीना अपने ललाट का, मेरे परिचय में माँ का वो आंचल लिखा जाए। क्या बात, क्या बात, बहुत शानदार। और उसके बाद मेरी जो हायर एजुकेशन है जयपुर के राजस्थान कॉलेज से हुई। उसके बाद मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए अंग्रेजी में स्नातकोत्तर किया। उसके बाद इतिहास में स्नातकोत्तर किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदी मेरा कभी विषय नहीं रहा। 10वीं क्लास के बाद मैंने 12th के बाद कभी मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, लेकिन हिंदी से प्यार बहुत था। जी, बहुत सुंदर परिचय और बड़ा सधा हुआ परिचय आपने दिया है। और माता पिता वो पहली सीढ़ी होते हैं जहां से संस्कार और कहना चाहिए आप स्कूल जाने लायक बनते हैं। तो वो सीढ़ी जो है वो माता पिता ही होते हैं। और एक चरित्र के, एक व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो परिवार से और माता पिता से होता है। और आपका सौभाग्य रहा कि आपको जो है अध्यापक परिवार मिला, जहाँ सभी अध्यापक थे, तो अनुशासन भी मिला और अध्यापक का एक गुण जो है वो आप में अनुवांशिक रूप से मिलता है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परिचय। यहाँ पर जो आया क्रम लिखने वाली बात, जैसे कि आपने बताया कि आपने जो है 10वीं के बाद से फिर हिंदी नहीं पढ़ी है, आपका विषय भी नहीं रहा हिंदी, लेकिन हिंदी तो हिंदुस्तानी की रगों में बहती है, ये कहना चाहिए। फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि आपने कब लिखना शुरू किया और आपकी जो पसंदीदा लेखक लेखिका है वो कौन है, उनका लेखन आपको किस तरह से प्रभावित करता है। देखिए शेखर जी, मैं यहाँ ये अपने श्रोताओं को बताऊंगी कि हो सकता है कि उन्हें ये लगता हो कि ये शुरुआत के जो 2-3 प्रश्न होते हैं वो मैं जरूर हर रचनाकार से पूछती हूँ। ये प्रश्न भले से औपचारिक रूप से और कहना चाहिए बहुत साधारण से प्रश्न लगते हो, लेकिन एक लेखक की जिंदगी में ये प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। उसकी पहचान यहाँ से होती है और उसके बाद में ये अलग-अलग उत्तरों के साथ जब आते हैं, आप जुड़े हैं या लेखन के सफर से जो रचनाकार पहले जुड़े हैं, उन सबके उत्तर कभी भी समान नहीं होते। तो इसीलिए ये प्रश्न पूछने आवश्यक होते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी शेखर जी से इस प्रश्न का उत्तर कि आपको कब आपने लिखना शुरू किया और आपकी जो पसंदीदा लेखक लेखिका है वो कौन है? जी। मैम, एक अंग्रेजी में एक शब्द है टेलर मेड। तो उसका शुद्ध हिंदी में मतलब होता है तदानुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल जो बन जाता है। कई बार परिस्थितियां आपको मतलब आपकी डिग्री से हटके चीजें सिखाने लगती हैं। तो मेरे साथ लगभग यही रहा। मुझे खुद को पता नहीं कि मैंने कब लिखना प्रारंभ किया। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं बचपन से कविताओं को पसंद करता था। अच्छे अच्छे आर्टिकल्स अखबार में पढ़ता था, कहानियां, प्रेरक प्रसंग। मुझे अखबार के वो पन्ने ज्यादा पसंद थे, मैगजीन्स के वे पेज पन्ने ज्यादा पसंद थे जहाँ पे कविताएं होती थी, जहाँ पे कुछ प्रेरक बातें होती थी, जहाँ पे इतिहास से जुड़ी हुई कुछ अच्छी कहानियां होती थी, जो हमें
अंदर से इस बात के लिए मोटिवेट करती थी, इस बात के लिए प्रेरित करती थी कि हाँ, मैं भी इस तरीके से सीख सीख के कुछ लिख सकता हूँ। तो ऐसी परिस्थितियां बनती गई और कब जाने मैं लिखने लगा। और कॉलेज में आते आते मुझे पता चला, महाविद्यालयी शिक्षा में आते आते मुझे पता चला कि मैं हिंदी में बहुत अच्छे से लिख पा रहा हूँ। जब मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि हाँ, तुम भी वह लिखते हो जो मतलब एक कविता में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो तुम्हारी लेखनी में हमें नजर आती है, तो तुम्हें लिखना चाहिए। तो जो परिस्थितियां मेरे साथ थी, तो उन्होंने मेरे को अपने आप में एक टेलर मेड पोएट बना दिया, तदनुकूल परिस्थितियों के अनुकूल वाला एक कवि बना दिया। तो मैं ऐसे लिखने लगा और उसके बाद में मैंने लिखने के साथ साथ पढ़ना प्रारंभ किया, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना प्रारंभ किया, हिंदी की किताबों को प्यार करने लगा। और अब तो जानते हैं कि जैसे जैसे हम अपना प्यार इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट आप रीडिंग में करोगे तो वो आपको लौट के आप ही के पास आएगा। तो इस प्रकार वो मेरे पास वोकेबलरी बढ़ती गई, शब्दावली बढ़ती गई और फिर मैं उसको शब्दों में ढालता गया, कविताओं में ढालता गया, कई बार छोटे मोटे आर्टिकल्स भी लिखने लगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे मेरे समाज से मिला। मैं ये मानता हूँ मैम कि जो हमारी पहली लिटरेचर है वो हमारी माँ होती है। माँ से बड़ा लिटरेचर कोई नहीं होता है, वो पहली यूनिट होती है लिटरेचर की। और उसके बाद माँ के बाद होता है समाज, माँ के बाद समाज, परिवार, ये हमारी प्रारंभिक इकाइयां हैं चीजों को जानने की, समझने की, और वहीं से हम मोटिवेट होते हैं। तो मेरे समाज के साथियों ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और उनका प्यार जब पीठ पे थपथपाहट मिलने लगी तो मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे थपथपाहटें मिल रही हैं। तो मेरा हौसला बढ़ता गया और फिर अपने आप वो ऊर्जा मुझ में आती गई कि मैं नई नई चीजें सीखता रहा और लिखता रहा। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, पसंदीदा लेखक लेखिका आपके कौन है? आप किन्हें, जैसा आपने बताया कि किताबें आप पढ़ने लगे, हिंदी कविता किताबों को आप इकट्ठा करना शुरू किया, तो आपके पसंदीदा लेखक या लेखिका कौन है? मुझे सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब हैं वो दुष्यंत कुमार त्यागी जी हैं, दुष्यंत कुमार सर हैं। और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। उनकी गजलें मुझे मतलब मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। उनकी गजलों को मैं एक एक गजल को 100 बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और जी, जैसे कि उनकी एक गजल है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग जी, मयस्सर नहीं शहर के लिए। मेरा एक व्हाट्सएप स्टेटस है, वो पिछले 10 साल से, 8-10 साल से अरे वही वाह! है कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। हिंदी में मुझे ये पसंद है। और अगर शायरी के क्षेत्र में देखा जाए, उर्दू शायरी के क्षेत्र में मुझे निदा फाजली साहब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो भी बेहद सरल लिखते हैं, है ना। बहुत सारा, तो बहुत जैसे जब वो लिखते हैं कि बच्चों के, जब मैं क्लास में होता हूँ तो उनको बड़ा महसूस करता हूँ कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़ करके ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो क्या मुझे बात सरल लिखने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं और इसी वजह से मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ, मेरे प्रिय भी हैं। और जी, जो नए जो शायर हैं जो आजकल के, उनमें मुझे उमैर नजमी बहुत अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा कई बार उनके वायरल होते हैं। उमैर नजमी साहब हैं जो कहते हैं कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब मुझे परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। तो क्या बात है! बहुत उनका वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरे प्रिय हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शेखर जी, वार्ता बहुत अच्छी चल रही है और आपकी पाठक हृदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो क्यों ना हम उनकी तरफ रुख कर लेते हैं और उनसे आपकी पुस्तक गुदड़ी की तुरपाई पर चर्चा करते हैं। नमस्कार हृदेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। लेखन जी, का बहुत सफर शुक्रिया। कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। तो हृदेश जी, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी कि गुदड़ी की तुरपाई पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस प्रतिक्रिया के लिए जो है आज आप हमसे जुड़ी हैं, तो किस तरह से आप जी, शेखर जी से मिली और कैसा उनका लेखन है? आपके क्या विचार हैं? शेखर जी से मिलना तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हुआ है। इनको पहले मैं नहीं जानती थी, लेकिन कविताओं और इनकी भाषा की जो सरलता है, भावों की गहनता है, उसके माध्यम से मैंने इनको समझा, जाना और लेखन के माध्यम से ही मैं इनको ज़्यादा जानती हूँ। उसी से मेरा परिचय हुआ है इनसे। तो गुदड़ी की तुरपाई मैंने पुस्तक लगभग 2-3 बार और कई कविताएं तो मैंने कई बार पढ़ी हैं। बहुत अच्छी किताब है, बहुत शानदार बन पड़ी है। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत इस पुस्तक की ये है कि ये भाषा की सरलता और भावों की गहनता से परिपूर्ण है। इसमें जी, सबसे बड़ी
पुस्तक में एक चीज ये है कि ये पुस्तक आम जन के लिए है, हर कोई इससे जुड़ता है। जो भी इस पुस्तक का कोई भी पेज पढ़ने लगे तो उससे सीधा कविता से कनेक्ट हो जाता है। वो भावों की बहुत गहनता है, वहीं भाषा की सरलता और सहजता और सत्य, एकदम सत्य और सटीक रचनाएं जो होनी चाहिए, जो हमारे वास्तविक जीवन को परिभाषित करती हैं, वही विषय वही बिंदु इन्होंने लिखे हैं कविताओं के माध्यम से। तो बहुत सुंदर किताब है, मैंने इसको पढ़ा है, बहुत अच्छी मुझे लगी है। हिमांशु जी, यदि आपको जो इनकी सबसे पसंदीदा कविता हो, यदि उसकी 2 पंक्तियां आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकती हैं, बिल्कुल अच्छा लगेगा यदि पढ़ना चाहें, पढ़ने की इच्छुक हैं तो। जैसा कि हिमांशु जी जी हृदय जी, सॉरी माफ कीजिएगा, हिमांशु जी निकला मेरे मुंह से, हृदय कोई जी बात नहीं जी। शेखर जी की कई कविताएं ऐसी हैं इनकी पुस्तक की जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने पढ़ी है। वास्तविकता में मैंने कई कविताओं से इनके बहुत कुछ, इनके आम जीवन की जो निकल के आया है वो बहुत अच्छा मुझे लगा है, जो यथार्थ है, बिल्कुल वास्तविक है, जो हमने जिया है या हमारे पहले पूर्वजों ने जिया है या आगे कुछ जो चुनौतियां हैं उनको लेकर उन्होंने लिखा है। तो मैं एक कविता इनकी पढ़ूंगी जिसका शीर्षक है मतलब। तो कविता का भाव बहुत ही गहन है, लेकिन शब्द और शैली वही है, सरलता जो इनकी परिचायक है वही इनकी कविता है। तो मैं सुनाती हूँ आपको। जिन्होंने पहनी है वे कमीज, जिन्होंने पहनी है वे कमीज, जिनके बटन रंग बिरंगे थे, वो जानते हैं मुश्किलों में रंगों के साथ रहने का मतलब। जिन्होंने देखा है छप्पर तले एक कोने में जलते चूल्हे को और एक कोने में चलती चाकी को, वो जानते हैं व्यवस्थाओं में हिस्सेदारी होने का मतलब। जो देखते हैं कपास के फूल गन्ने के खेत, जो देखते हैं कपास के फूल गन्ने के खेत, चरखे को घुमाते हाथ गुड़ बनाती भट्टियां, उन्हें मालूम है अपने श्रम और संसाधनों के असल मतलब। जिन्होंने देखा है अपने घर को बनते चुनते, जिन्होंने देखा है अपने घर को बनते चुनते, उसकी बुनियाद में पत्थर गिरते, वे जानते हैं अपने पुरखों की आंखों के देखे गए ख्वाबों के तामीर होने का मतलब। जिन्होंने देखा है घर की चारपाई पर बैठे, जिन्होंने देखा है घर की चारपाई पर बैठे घर के बड़ों के द्वारा हल होते घर के बड़े मसलों को, वो समझते हैं उस चारपाई के चारों पायों का मजबूत होने का मतलब। तो ये शेखर जी की एक कविता बहुत मुझे पसंद है। कई कविताएं इनकी बहुत ऐसी हैं जो हम बिल्कुल सहजता से अपने जीवन में समझ सकते और जोड़ सकते हैं जिनसे। वाकई में, और बहुत बहुत धन्यवाद हृदय जी, बहुत खूबसूरत कविता आपने चुनी और पढ़ी। जैसे कि आपने कहा कि शब्दों की सरलता और भावों की गहनता, ऐसी ही 4 पंक्तियां मैं भी इनकी पढ़ रही हूँ। शीर्षक है मैं बेरोजगार। हालांकि पंक्तियां बहुत सारी हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं शुरुआत की 4 पंक्तियां साझा करूंगी श्रोताओं से कि पढ़ने के बाद में आप सुनाने का मोह नहीं छोड़ सकते। ये सबसे बड़ी खासियत होती है किसी भी कविता की, कि जब आप उसे पढ़ें और पढ़ के वो दिल को छू जाए और फिर मन करे कि इसे औरों को भी सुनाया जाए, तो वो कविता सार्थक होती है। ऐसी ही पंक्तियां हैं कि इंतजार हूँ इनकार हूँ मैं, बिन दुकानों का बाजार हूँ मैं, कि इंतजार हूँ इनकार हूँ मैं, बिन दुकानों का बाजार हूँ मैं, क्या कहूँ अपने बारे में बेरोजगार हूँ मैं। तो ये उन नौजवानों के लिए लगती है कविता जो जूझ रहे हैं बेरोजगारी से। बहुत शानदार कविता है। तो थोड़ा बड़ी है, नहीं तो मैं जरूर श्रोताओं को पढ़ के पूरी सुनाती, लेकिन मैं जरूर निवेदन करूंगी कि किताबें के लिए, आप किताबें खरीदने के लिए संकोच ना करें, कंजूसी ना बरतें। किताबें आप खरीदते हैं तो वो आपको बहुत कुछ देती हैं। जितनी बार आप कोई किताब को एक बार पढ़ने के बाद जब दोबारा पढ़ेंगे तो वो दोबारा से डिकोड होती है। ऐसी ही कविताएं होती हैं, वो कभी भी एक बार में जितनी समझ में आई दूसरी बार पढ़ने में उससे ज्यादा समझ में आती है, उससे ज्यादा जहन में उतरती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हृदय जी। हम वापसी लेते हैं और सीधे चलते हैं शेखर जी की तरफ और उनसे इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं जो प्रश्न हमारे उनसे चल रहे थे। तो पुस्तक पे बात कर रहे हैं जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं फ्लोरेंट पब्लिकेशन की कार्यक्रम लेखन का सफर में शेखर मीना जी, और उनकी पुस्तक गुदड़ी की तुरपाई पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। हृदय
जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने अभी अपना रिव्यू दिया है इस पुस्तक के बारे में और शेखर जी के लेखन के बारे में। अब मैं शेखर जी से अगला प्रश्न जो करने जा रही हूँ वो इस पुस्तक के शीर्षक के बारे में ही है कि आपने ये जो नाम दिया है, काफ़ी सुंदर नाम है और इस नाम से संबंधित कविता भी इस पुस्तक में है। फिर भी मैं ये जानना चाहूँगी कि इसको आपने किस विचार के साथ इस पुस्तक का शीर्षक दिया है? क्योंकि एक शीर्षक जो होता है वो पूरी पुस्तक को डिस्क्राइब करता है। पढ़ते ही टाइटल को पढ़ते ही दिमाग में, ज़हन में एक तस्वीर उभर आती है कि इस पुस्तक में ऐसा कुछ होगा। तो इसके पीछे आपका क्या विचार रहा है? क्योंकि आप एक अध्यापक हैं तो बिना सोचे-समझे तो आपने ये काम नहीं किया होगा। जी शेखर जी। मैं बात वहीं से प्रारंभ करता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ। जी। तो हमारे जो स्टूडेंट विद्यार्थी होते हैं उनका जो स्कूल का थैला होता है जो पीठ पे टांग के लाते हैं ना, उसमें सब तरह के सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स भी होती हैं, सब तरह के सब्जेक्ट्स की किताबें भी होती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे ग्रामीण जीवन में जो गुदड़ी होती है उसमें अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं और खास बात ये है कि वो सभी कपड़े रिजेक्ट हो चुके होते हैं, नकार दिए जाते हैं हमारे घर में, जी। जिनकी कोई कीमत नहीं बची होती है, जो मतलब हाशिए पर रख दिए जाते हैं कि अब ये किसी काम का नहीं है। तो हमारी माएँ, तभी मैंने कहा माँ हमारी पहली लिटरेचर इंस्टीट्यूशन है। हमारी माएँ हैं वो उन कपड़ों को, नकारे हुए कपड़ों को, रंग-बिरंगे कपड़ों को, पापा के कोट को, दादी के शॉल को, है ना? अपनी अपनी साड़ी को, छोटे भाई के नेकर को, सिस्टर की फ्रॉक को, तो सबको जो अब वो काम की नहीं रही है, उन सबको एक जगह करके उसको एक आकार दे देती हैं, गोदड़ी बना देती हैं। तो मेरी एक दिन ये इसका शीर्षक, पहले तो मैंने कविता कब लिखी, एक बार मेरी श्रीमती जी मेरी मम्मी की बनाई हुई गुदड़ी को बक्से वो उन्होंने संदूक से बाहर निकाला, काफी पुरानी थी, तो फिर वो मतलब एक साइड से खुली हुई थी, उसकी तुरपाई खुली हुई थी, तो फिर हमारी जिज्ञासा बढ़ गई, मैंने खोल खोल के देखने लगा उसमें, तो काफी सारी चीजें निकली, बचपन की यादें ताजा हो गई। तभी से मुझे विचार आया कि मुझे मुझे ये लिखना चाहिए, तो उस समय मैंने वो कविता लिखी। और उसके बाद शीर्षक रखने की वजह ये है कि आप इस किताब में देखोगे कि इसमें माँ भी है, माटी भी है, मोहब्बत भी है, प्रकृति भी है, सामाजिक सरोकार भी है, राजनीतिक व्यंग भी है और अलग अलग प्रकार के रंग इस कविता में है। तो मेरी इस किताब में, मेरी तो नहीं कहूंगा, आपकी इस किताब में अलग अलग प्रकार की कतरने हैं। कोई एक विशेष विषय नहीं है इसमें कि जिसपे मैंने पूरी पूरी कविताएं लिखने की कोशिश की है। मैंने सभी को लिखा है और ज्यादातर कविताओं में मैंने उन विषयों को शामिल किया है जिन विषयों पर लिखने से हम लोग बचते हैं। जैसे कि मैंने अंतिम व्यक्ति पे कविता लिखी है, मैं वही एक अंतिम व्यक्ति जिस पर सत्ताएं चलती हैं। तो वो उसके लिए कोई नहीं लिखना चाहता है, सब चांद पे लिखना चाहते हैं, सब मतलब गुलाब पे लिखना चाहते हैं। तो मैंने उन विषयों से, एक मेरी कविता है जो हमारे रेगिस्तान में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए है, अने मेरे हिस्से में जुदा जिंदगी आई है, दिल बहलाने हवा में ताजगी आई है। तो ज्यादातर विषय मैंने वो चुने हैं जिनपे, जो बेहद जमीनी है, जिन पे लिखा जाना चाहिए, जिनको रूबरू करवाया जाना चाहिए एक सामान्य धारा के लेखकों के साथ। तो मैंने कोशिश, इसी वजह से मैंने वो कतरनों को इकट्ठा हो गई है, तो फिर मैंने अपना शीर्षक गुदड़ी की तुरपाई इसी वजह से इसका रखा है। जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर आपने बात बताई है और जैसे कि आपने बताया कि हाँ, पहले घरों में ना और आजकल भी जो गृहिणियाँ होती हैं वो कहीं न कहीं उन कंडम कपड़ों को हमारी आम भाषा में जैसे कह देते हैं या आपने जैसे कि कहा शब्द की हाशिए पे रख देते हैं। वो एक तरह से दरकिनार कर दिए जाते हैं कि अब इनका कुछ नहीं होने वाला और उसके बाद भी बहुत सी जगह पर वो यूज़ होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बचपन की याद दिलाती हैं और आपकी जो इस शीर्षक की कविता है वो भी बहुत प्यारी है और उसमें जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कई हर पंक्ति में ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं आपसे जुड़ी हुई महसूस होती है। मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि शेखर जी की इस पुस्तक में ना केवल उन्होंने उस तरह के शीर्षक चुने हैं जो कि लिखने से लोग बचते हैं, बल्कि कुछ ऐसे शीर्षक भी चुने हैं जिनको पढ़ते हुए मुझे भी बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला। जैसे इस पुस्तक की जो सेकंड कविता है, दूसरे नंबर की कविता है गुवाड़ी। तो ये शब्द मेरे लिए बहुत नया था। इसका अर्थ होता है संयुक्त परिवार के घर का एक बड़ा-सा कच्चा-सा आँगन। तो मैंने ये पहली बार शब्द सुना, मुझे अच्छा लगा कि कुछ नया जानने के लिए मिल रहा है। इसलिए मैं बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि किताबें हमें
नई दुनिया दिखाती हैं, एक ऐसी दुनिया दिखाती हैं। छोड़ जाओ आप। हृदय जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। भैया हृदय जी आप म्यूट कर लीजिए। तो आपने जो नए नए शीर्षक हैं, आपकी कविताओं के शीर्षक बहुत अनूठे भी हैं, जैसे कि गुवाड़ी हुआ और मृत्यु भोज, एक बोझ, इस तरह के शीर्षक आपने लिखे हैं, गठजोड़ा। ये न केवल इनके शीर्षक बल्कि इनकी कविताएं भी जो हैं अपने आप में बहुत अलग हैं। तो देखिए आपकी कविताओं के लिए निवेदन आने शुरू हो गए हैं शेखर जी, कमेंट्स आ रहे हैं। शशि लोहाटी जी कह रही है कि ये कविता भी सुनाइए। चलिए मैं अगला प्रश्न आपसे बाद में करूंगी। शेखर जी मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक कविता आप अपनी हमसे साझा करें। जी। वैसे तो मैं कविता के रूप में ही मतलब अपने लिखने के अनुभव को ही साझा कर देता हूँ, जो कविता इसमें भी है, किताब में भी है, कि जो जिया है वही लिखा है, वही लिखा है जो जिया है, जो जिया है वही लिखा है, वही लिखा है जो जिया है। हमने हथेली पर ले करके, हमने हथेली पर ले करके, हमने हथेली पर ले करके घूंट घूंट जीवन पिया है, जो लिखा है वही जिया है, वही लिखा है जो जिया है। आगे एक बंद सुना देता हूँ कि आंखों के दोनों कोरों में चांद चमका, चांद चमका, आंखों के दोनों कोरों में चांद चमका, चांद चमका, बारी बारी निकला आंसू, एक खुशी का एक गम का, बारी बारी निकला आंसू, एक खुशी का एक गम का। अंबर में बादल का खिलौना, अंबर में बादल का खिलौना, कभी बना है कभी मिटा है, जो जिया है वही लिखा है, वही लिखा है जो जिया है। बहुत सुंदर शेखर जी। तो शशि लोहाटी जी लीजिए, आपकी फरमाइश पूरी कर दी हमने, बल्कि मैंने क्या, शेखर जी ने स्वयं की है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। अब अगले प्रश्न की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। आज हो सकता है कि मेरे श्रोताओं को मेरी आवाज या हो सकता है वार्ता आपको थोड़ा तेजी से जाती हुई लगे, लेकिन मैं बताऊंगी क्योंकि सभी आज अध्यापक गण हमसे जुड़े हैं, स्कूल का समय रहता है और शेखर जी के स्कूल का समय जो है वो आफ्टरनून सेकंड शिफ्ट में शायद शेखर जी है ना आपका समय। हाँ, तो वही समय भी है, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में हम शेखर जी से ज्यादा उनके लेखन के सफर के बारे में जान सकें। तो अगला प्रश्न जो मैं आपके पास लिए चल रही हूँ, जैसे कि अभी छात्रों के स्कूल के बैग की आप बात कर रहे थे, तो ये प्रश्न छात्रों से संबंधित है, क्योंकि बतौर आप अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो आपका जो एक लेखक पक्ष होता है, हालांकि टीचर्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट से लगते हैं। हमारे समय में तो हमें, जब हम स्कूल जाते थे तो अपने अध्यापक के सम्मान के प्रति हम इतने ज्यादा, या डर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि हम उनका वो पक्ष कई बार जान ही नहीं पाते थे। लेकिन क्या आपका लेखक पक्ष आपके छात्रों के को प्रभावित करता है, उनके सामने उजागर है? और क्या आप हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए, उन्हें लिखने पढ़ने के लिए किस तरह से प्रेरित करते हैं? जी। अपने क्लास में, अपने कक्षा में मैं अपने छात्रों के साथ, जब से मैंने ये नौकरी शुरू की है, अध्यापक की नौकरी क्या है, सेवा शुरू की है अध्यापक के रूप में बच्चों के साथ जुड़ के, तो मैं हमेशा ही अपने छात्रों के साथ मित्रवत रहा हूँ। कभी भी मैंने उनके साथ स्ट्रिक्ट होने की, सख्त होने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि मेरे पिताजी सख्त थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनके अपोजिट बनूंगा, कभी अध्यापक के रूप में सख्त नहीं रहूंगा। तो मैंने बच्चों को मैं कभी दंडित नहीं करता हूं, मैं उनसे काफी लिबरल रहता हूं, उनके प्रति मेरी सोच बहुत सकारात्मक है और मैं उन्हें बहुत अधिक समझने की कोशिश करता हूं। बात है बच्चों के साथ एक लेखक के पक्ष के रूप में जुड़ने की, तो मैं बच्चों को हिंदी में लिखने के लिए बहुत प्रेरित करता हूं, उनको अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से प्यार करने के लिए भी बहुत प्रेरित करता हूं। एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, फ्रांस के उपन्यासकार हैं, अल्फोंस ड्यूडेट, वो उनका एक नॉवल है द लास्ट लेसन। तो उसमें यह है कि जर्मनी का अधिकार फ्रांस पे हो जाता है। फ्रांस के एक स्कूल में एक टीचर है एम हेमल, उनका अंतिम दिन होता है और वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने छात्रों को कहते हैं, देखो आपने अपनी मातृभाषा को प्यार नहीं किया, फ्रेंड्स को, इस वजह से दूसरे देश ने आपको गुलाम बना लिया है, उसका अधिकार हो गया है। वो कहने का तात्पर्य यह है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो
अपनी मातृभाषा से या जो अपनी क्षेत्रीय बोली से प्यार नहीं करते हैं, वो किसी न किसी रूप में कभी न कभी आगे जाकर के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उनको। अगर आप अपनी मातृभाषा से, मदर टंग से या हिंदी से, जैसे हमारी अधिकांश रूप में कनेक्शन की भाषा यही है, तो उससे प्यार करोगे तो की टू ओपन फ्रॉम द हर्डल्स, तो मतलब आपके पास मुसीबतों से बचने के लिए एक चाबी मिल जाएगी आपको। तो मैं इस रूप में उनको समझाता हूँ। और रही बात हिंदी के लेखकों के साथ बच्चों को अंग्रेजी की कक्षा में जोड़ने की, तो मैं जब उनको अंग्रेजी की पोएम पढ़ाता हूँ, रोड साइड स्टैंड, तो मैं उनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, तो मैं उनको निराला जी की वह तो उड़ती पत्थर भी बताता हूँ उनके समकक्ष चलते चलते, कि ऐसी एक कविता हमारी हिंदी में भी लिखी हुई है। जब मैं उनको पीबी शैले पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको दुष्यंत कुमार के बारे में भी बताता हूँ। तो वो तो बहुत सारी चीजें, एक काफी अलग अलग एग्जाम्पल देता रहता हूँ मैं समानांतर कवियों के, जो अंग्रेजी साहित्य में भी है, हिंदी साहित्य में भी है, तो वो उससे बच्चे कनेक्ट फील करते हैं। जी जी शेखर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अध्यापक जो है ना, एक सेतु होता है, एक व्यक्ति के जीवन का वो सेतु होता है जो उसे सामाजिकता के क्षेत्र में उतारता है। और वो सेतु जितना अधिक मजबूत होगा और जितना अच्छा होगा, तो सामाजिक दुनिया में जाने के लिए एक व्यक्ति उतने ही मजबूत कदमों से जा सकता है। तो बहुत जरूरी होता है कि अध्यापक उसे जोड़ सके, न केवल दुनियादारी से, बल्कि उन चीजों से जो चीजें जो हैं कई बार हमें और कोई नहीं सिखाता इसके सिवाय गुरु के। तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रहे हैं, इसी तरह से निभाते रहिए और लेखन का भी एक साथ बना रहिए। देखिए कितने कवि ऐसे हुए हैं जो पहले अध्यापक हैं बाद में लेखक हुए हैं, जिनमें हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अज्ञे हैं, हाँ, ये इस तरह के रचनाकार हैं जो पहले अध्यापक हैं उसके बाद। तो इन्होंने न केवल देखिए साहित्य को सहेजा है, और साहित्य जो है वो अगली पीढ़ी के लिए एक दर्पण की तरह होता है, उस जादुई दर्पण की तरह होता है कि जब हम झांक कर देखते हैं, जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाएं पढ़ते हैं, या मंटो पढ़ते हैं, या प्रेमचंद्र जी को पढ़ते हैं, तो उन्हें पढ़ते हुए हम जानते हैं कि वो समय का हिंदुस्तान, वो समय कैसा था। तो अपने भाषीय, अपने जो भाषा क्षेत्र की रचनाएं होती हैं, वो साहित्य होता है, उसको पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ऐसा मानती हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि यदि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, और ये चीज मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ी थी कि कितने देश हैं जिनमें कि चाइनीज हैं, जापानीज हैं, ये लोग इसीलिए डेवलपमेंट में ऊपर हैं क्योंकि ये अपनी भाषा में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये अपनी भाषा से खुद को जोड़ के रखते हैं। अगर आपको इनसे जुड़ना है तो वो आपकी भाषा नहीं सीखेंगे, आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये जो एक बात है, छोटी छोटी बातें होती हैं, यदि इन्हें समझ लिया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव जो है हम लेकर आ सकते हैं, न केवल अपने आप में बल्कि पूरे देश में। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगी कि एक कोई कविता जो आपके मन के बहुत नजदीक हो, यदि आप हमसे साझा करें, फिर कार्यक्रम का एक प्रश्न और उसके बाद चलो, फिर समापन। माँ पे मेरी एक बहुत अच्छी, मतलब इसमें है कि मैं माँ को बहुत प्यार करता हूँ, तो मैंने अभी तक माँ पे कुछ नहीं सुनाया, तो मैं सुना देता हूँ स्वागत है। कि सिलकर हमारी सारी खुशियां रखती है, सिलकर हमारी सारी खुशियां रखती है, माँ रंग बिरंगे धागों की गट्टियां रखती है। सिलकर हमारी सारी खुशियां रखती है, माँ रंग बिरंगे धागों की गट्टियां रखती है। उसके दिए सिक्कों से खरीदा है बाजार, उसके दिए सिक्कों से खरीदा है बाजार, वो पल्लू की गांठ में अशर्फियां रखती है। और जो नहीं मिलती किसी दवा खाने में, जो नहीं मिलती किसी दवा खाने में, माँ उन जख्मों की भी पट्टियां रखती है, सिलकर हमारी सारी खुशियां रखती है। बहुत सुंदर शिखा जी। और आपने माँ पर रचना भले अभी पढ़ी हो, लेकिन माँ के बारे में आपने बहुत कुछ बताया है बातों बातों में, शुरू से लेकर अंतिम तक। तो इस बात से जाहिर हो गया कि आप माँ के प्रति कितने समर्पित है और कितना आपका उनसे स्नेह है। जैसे आपने ये रचना पढ़ी है माँ के प्रति, एक आपकी कविता है माँ से बोलती बेटी, ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। पंक्तियां कुछ यूं हैं कि जिंदगी की पहली किताब का आवरण पृष्ठ खोल रही, जिंदगी की पहली किताब का आवरण पृष्ठ खोल रही हूँ, माँ तुम्हारी सूरत में बेटियों के किरदार टटोल रही। ये पंक्ति ही इतनी प्यारी है कि आगे की रचना तो मैं चाहूंगी कि आप पुस्तक मंगाएं और तब पढ़ें, क्योंकि कुछ रचनाएं बोल के भले सुंदर लगती हैं, लेकिन जब आप उन्हें एकांत में पढ़ते हैं, आराम से बैठ के पढ़ते हैं, तो वो रचनाएं और भी मजा देती हैं। तो शिखा जी, अगला जो प्रश्न है
माफी चाहूंगी। एक तो इसमें मैं 2 प्रश्न एक साथ पूछ रही हूँ आपसे। सबसे पहले कि आप स्नातक के छात्र हैं, जैसा आपने बताया कि 10वीं के बाद से आपका हिंदी विषय नहीं रहा। तो ये बात आता है मस्तिष्क में कि हिंदी के लिए एक अंधी दौड़ लगी हुई है, सॉरी, अंग्रेजी के लिए एक अंधी दौड़ लगी हुई है। लोग एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि आप अंग्रेजी में बात करते हैं तो आपने अब अपनी अभिव्यक्ति के लिए हिंदी क्षेत्र चुना। दूसरा जो बात है कि परिवर्तन हर काल में होता आता है और हिंदी साहित्य में भी जो है वो परिवर्तन होता आ रहा है। तो हिंदी साहित्य के परिवर्तित स्वरूप पर आपके क्या विचार हैं और बाजारवाद के चलते हिंदी साहित्य में आप कितना परिवर्तन महसूस करते हैं? तो ये दोनों प्रश्न मैंने एक साथ पूछे हैं। तो सबसे पहले तो यही कि आप हिंदी के लिए हिंदी को क्यों चुना आपने अपनी अभिव्यक्ति के लिए? हिंदी को चुनने के पीछे का जो मकसद है वो है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मैं अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ। मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कि अगर हम वो माध्यम चुन लें जिस माध्यम से हम जनता के साथ या हम अपने लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके परिणाम क्या होते हैं। जेमिनी स्टूडियो साउथ में एक फिल्म मेकिंग का स्टूडियो है। वहां पे एक बार स्टीफन स्पेंडर आए थे, विदेश, एक इंग्लैंड के पोएट हैं। और वो जबकि साउथ में हम देखते हैं, दक्षिण भारत में देखते हैं, वहां तमिल को प्यार करने वाले लोग ज्यादा हैं। अब वहां के श्रोताओं में तमिल से प्यार करने वाले श्रोता बैठे हुए हैं लगभग 500 से ज्यादा। और स्टेज पे स्टीफन स्पेंडर अंग्रेजी में बात कर रहे हैं और वो अपने क्षेत्रीय भाषा को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। अंग्रेजी में भी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं अपनी, तो उसको तो लेकिन न तो वो अपनी बात को संप्रेषित कर पा रहे हैं, न ही उनके जो श्रोता हैं उनको समझ पा रहे हैं। तो ये गैप बन जाता है। तो हमें वो कोशिश नहीं करनी चाहिए जिस कोशिश को हम कभी कामयाबी में नहीं बदल सकते, जो असंगत कोशिश होती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं बच्चों के पास या अपने जानने वालों के पास या मैं अपने पाठकों तक उस रूप में जुड़ूं जिस रूप में पाठक सहज महसूस करे, उसको पढ़ते समय उसको सरलता का अनुभव हो। और मुझे लगता है कि सहजता और सरलता से बड़ा कोई मीडियम किसी के साथ जुड़ने का हो ही नहीं सकता है। कि आसान चीजें, मुझे क्लासिक नहीं होना है, क्लासिक के पीछे है हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे सरल रहना है, सरलता के साथ सब जुड़ सकते हैं। इस वजह से मैंने हिंदी को चुना। और दूसरा सवाल अगर आप रिपीट करेंगे, परिवर्तन की बात करिए आपने। हाँ, मैं अभी जी, तो हिंदी साहित्य में जो परिवर्तित स्वरूप है उस पे आपके विचार। देखो, पहली बात तो ये है कि मैं हिंदी साहित्य का कोई बड़ा स्टूडेंट नहीं रहा, मुझे पास इतना उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है और जैसे अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि परिवर्तन स्वाभाविक होता है और अपडेट हमें कर लेना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि बर्तन बदल देने से पानी का मयार नहीं बदलता है। अगर हम बर्तन बदल दें तो पानी तो वही रहेगा, उसका मयार तो वही रहेगा। लेकिन बर्तन, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे बर्तन के साथ कोई गंदगी तो नहीं चिपकी है जिससे हमारा पानी खराब हो जाएगा। तो वर्तमान में हिंदी साहित्य में बर्तन बदलना कोई दिक्कत नहीं है, रूप बदल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो विसंगतियां आ रही हैं, तो कई रूप उनके हो सकते हैं। हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी कि एक तो होती है प्रतिष्ठा, एक होती है लोकप्रियता। लोकप्रियता पाने के लिए किसी भी रूप का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रतिष्ठा बहुत कम लोग मतलब प्रतिष्ठा के साथ बहुत कम लोग खड़े होते हैं, लोकप्रियता के साथ मिलियंस फॉलोवर जुड़ जाते हैं। आपका चेतना मंच है, फ्लोरेंट है, इतनी अच्छी अच्छी डिस्कशंस होती है, मैं देखता रहता हूँ। हम प्रतिष्ठित लोग हैं, हम लोकप्रिय हो न हो लेकिन हम प्रतिष्ठित हैं। हमारे पास जो है ऑर्गेनिक है, सच्चा है। हमें दिखावा करके हमने मिलियंस हमारे लोग नहीं बटोरे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हिंदी साहित्य के परिवर्तन के इस दौर में बर्तनों के, बदलते हुए बर्तनों के साथ जो वो असंगति या विसंगतियां चिपकी हैं, वो थोड़ा नुकसान कर रही हैं। बाकी बर्तन बदलने से पानी का मयार नहीं बदलता है। जी, देखिए, ये होता है एक अध्यापक का जो नजरिया होता है। देखिए, आपने कितनी सरलता से ये बात बताई कि क्या विसंगतियां हैं, बिना कटाक्ष, बिना कोई ऐसी बात कहे। ये प्रश्न इसीलिए मैंने आपसे पूछा था क्योंकि एक विचार जानना लेखक का और साथ में एक अध्यापक का बहुत जरूरी होता है। तो कितनी स्पष्टता से आपने ये बात बताई है और न केवल बात बताई है बल्कि एग्जाम्पल के साथ, आपने उदाहरण के साथ ये बात कही है कि सुनने वालों को अच्छे से बात ये समझ में भी आएगी। और जो प्रतिष्ठा और एक लोकप्रियता की आपने बात कही है, तो कहते हैं कि नाम और बदनाम दोनों में, नाम शब्द तो है
लेकिन बदनाम में किस तरह से है और नाम में किस तरह से है, वो आपको अपनी बुद्धि और विवेक से समझना होगा कि नाम चाहिए कि बदनाम होना है। तो ये जो सारी बातें जो चल रही हैं सोशल मीडिया से संबंधित, आपने जो बात कही है, लिखना लिखाना इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, खासकर कोविड के समय से, कि वो एक समय था जब लोगों ने ठहर कर सोचना शुरू किया और जब उनके भीतर उबलते हुए भाव को, अभिव्यक्तियों को उन्हें निकालना था, तो उन्होंने बहुत लोगों ने, जिन्होंने कभी कलम छुई भी नहीं, उन्होंने भी कलम उठाने की कोशिश की और बहुत अच्छा लिखा भी। और बहुत से लोगों ने खुद को ढूंढा कि वो जो होना चाहते थे वो नहीं हो पाए थे, तो लेखन में उन्होंने अपने आप को उतारा और बहुत बड़े-बड़े नाम भी आए, कुछ नाम आके खो भी गए हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी शेखर जी बता रहे थे कि आपको प्रतिष्ठित होना है, लोकप्रियता से ज़्यादा मायने रखता है प्रतिष्ठा। तो वो प्रतिष्ठा जो होती है वो आपके बाद भी साथ रहती है। जैसे कि हमारे सभी हिंदी साहित्य के या किसी भी भाषा के जो साहित्यकार हैं, वो अभी तक नाम उनके मुँह ज़बानी याद रहते हैं। तो भले धीमी चाल रहे, जैसा कि अभी शुरुआत में शेखर जी के पाठक राहुल जी ने बताया था कि आपने 8 साल का समय लिया है और इस साधना के साथ में अपनी पहली पुस्तक आपकी ये आई है, गुदड़ी की तुरपाई, माफ कीजिएगा, ये गुदड़ी की तुरपाई। तो समय के साथ में जब आप चलते हैं और समय लगाते हैं, तो वो समय आपको बहुत कुछ लौटा कर देता है। तो बहुत अच्छा लगा शेखर जी और बहुत शुक्रिया आपका हिदेश जी। बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आपसे वार्ता हुई, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना और कविताएँ तो लाजवाब हैं ही। मैं ज़रूर यहाँ श्रोताओं से निवेदन करूँगी या जो भी पाठक हमसे बाद में जुड़ेंगे, जो फ्लोरेंट पब्लिकेशन से और चेतना मंच से जुड़े हुए हैं, तो वो ज़रूर पुस्तक मँगाएँ, अमेज़न पर उपलब्ध है, ज़रूर मँगाइए, ज़रूर पढ़िए और यदि आप नहीं पढ़ते हैं, आपके मित्र पढ़ते हैं, तो आप इसको उपहार स्वरूप भी दे सकते हैं। किताबें बहुत प्यारा उपहार होती हैं, मुझे कोई दे तो मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ये बातचीत को अब हम अंतिम दौर में लेके चल रहे हैं और चलते-चलते में ये प्रश्न नहीं, निवेदन है, यदि श्रोताओं के नाम आपके कोई खास संदेश हो, शेखर जी, तो ज़रूर आज हमारे मंच से आप दे सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम में थोड़ी-सी भी मतलब विवेकानंद कहते हैं कि सब कुछ खो देने से अच्छा है उस उम्मीद का नहीं खोना, जिस उम्मीद के बल पे आप सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा पढ़ने के प्रति हमारी रुचि है, अच्छा लिखने के प्रति हमारी रुचि है। बेशक प्रारंभ में गांधी कहते हैं कि हो सकता है कि प्रारंभ में कोई काम करने की कैपेसिटी मेरे में 0 हो, लेकिन फिर भी वो काम करने की कैपेसिटी मैं कलेक्ट करूँगा, उसको जुटाऊँगा, वो क्षमता लाऊँगा, वो काबिलियत लाऊँगा, लेकिन मैं वह काम करूँगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम अच्छा लिखने का थोड़ा बहुत भी हमारा मन है, थोड़ा बहुत भी और 1% भी है और अच्छा पढ़ने के प्रति भी हमारी जिज्ञासा 1% है, तो उसको बढ़ाना चाहिए हमें। उसमें हो सकता है कल को वो आपकी उम्मीद आपकी काबिलियत में बदल जाए। तो कभी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए लाइफ के प्रति। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो निश्चित रूप से आप हो सकता है आप लिखते नहीं हो, लेकिन आप एक कवि हो जाओगी। जीवन के प्रति सकारात्मक सोचना जरूरी नहीं लिखना, आप लिखो उसको। अगर आप सोच भी रहे हो तो आप अंदर से एक कवि हो। जी। तो आप अपने कवि को जिंदा रखिए और उसके साथ जीते रहिए। बिल्कुल। ये बात पे मुझे 2 पंक्तियाँ याद आई हैं, कभी लिखी थी मैंने कि असीर है इंसान खुद के बनाए कफ़स में। असीर है इंसान खुद के बनाए कफ़स में, मरे जा रहा है रोज़ ज़िंदगी जीने की हवस में। तो ये पंक्तियाँ मुझे इसलिए याद आई, बातों में कई बार एक लाइन ऐसी हो जाती है कि आप अगर जीना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा जानते हैं, तो आप उसको बाहर निकालिए। न केवल लेखन, न केवल कविताओं के रूप में, न केवल कहानियों के रूप में, आप जैसा भी चाहते हैं, लिखना एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सहारा भी है, जो आपको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी तकलीफ़ों से और बहुत सारे कहना चाहिए टेंशन से आपको उबार सकता है। तो पढ़ना ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है। तो यदि आप लिखते हैं, डायरी लिखिए। पहले कितने लोग डायरी लिखते थे और लिखने से जो है आपका मन हल्का होता है और कहीं न कहीं उन प्रश्नों के उत्तर जिनके लिए आप दूसरों से पूछते हैं, वो वहाँ नहीं मिलते, आपके अंदर से वो उत्तर निकल के आते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आपको हील करता है लिखना और पढ़ना। तो लिखना-पढ़ना दोनों जारी रखिए। ये केवल स्कूली शिक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है, अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपना स्व बचाए रखने के लिए। स्व से मेरा मतलब होता है, आप कौन हैं अंदर से, आप हैं क्या चीज़, उसको बचाए रखने के लिए लिखना और पढ़ना दोनों ज़रूरी होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि शेखर जी भी मुझसे इस बात से सहमत होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल मैं इत्तेफ़ाक रखता हूँ मैम आपसे। जी,
तो बहुत शानदार परिचर्चा रही, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और आपकी रचनाएं भी हमने सुनी। मैं बताती चलूं, शेखर जी फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी हैं और उनकी रचनाएं, उनकी वीडियोस भी वहां उपलब्ध है, आप उनसे वहां भी जुड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरूर मंगाएं गुदड़ी की तुरपाई। मैं जरूर रिकमेंड करूंगी, जरूर कहूंगी कि आप इसे पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े आप किसी रचनाकार को उतना नहीं जान सकते जितना आप उसे पढ़कर जान सकते हैं। एक दर्पण होता है उसकी किताब। तो शेखर जी को जानना चाहते हैं, यदि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उनसे कहीं से भी कहीं अटैच हुए हैं, जुड़े हैं, तो जरूर गुदड़ी की तुरपाई मंगाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हृदेश जी, बहुत पाठक बहुत रूप में आप धन्यवाद, जुड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद फ्लोरेंट मंच का, प्रियंका जी आपका, हृदेश जी आपका, मीना मैम का बहुत बहुत आभार, चेतना मंच का भी आभार। इन पंक्तियों के साथ की आखिरी शेर पर इरशाद तक रहना, आप इस जहां में हमारी बात तक रहना। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी। और मैं थैंक सभी यू। श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि कार्यक्रम से जुड़े, और जो नहीं जुड़ पाए हैं, हो सकता है क्योंकि कार्यक्रम हमेशा शाम के समय में होता है, आज ही कार्यक्रम किन्हीं कारणों से हमने दिन में सुबह में रखा है, तो वो जरूर इस वीडियो को देखें और जाने लेखक की यात्रा में कि शेखर जी की लेखन यात्रा कैसी रही है और किस तरह से वो अध्यापक के साथ साथ एक लेखक का कर्म भी कर रहे हैं, अध्यापक का फर्ज निभाते हुए। गुदड़ी की तुरपाई पर हमने बातचीत की, ये उनकी पहली पुस्तक है और जल्दी ही मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी किसी नए रचनाकार के साथ, उनकी नई किताब के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।